सेंटर ऑफ द वॉल के लिए जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PL²/16 हो जाएगा। P का वैल्यू वही है जो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 19.6। L सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी जो B का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मतलब 2.23 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा सेंटर ऑफ द वॉल पे वो कितना आया, 6.092। ठीक है, फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट टेंशन जो है वो कितना हो जाएगा, गामा इंटू H-H इंटू L/2। यूनिट वेट ऑफ वाटर टोटल हाइट माइनस स्मॉल h इंटू लेंथ डिवाइड बाई 2, वैल्यू आ गई 95। इसके लिए जो AST चाहिए उसको हमने कैलकुलेट किया और वो कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू T का डिवाइड बाई सिग्मा ST और वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट जो है उसको हमें क्या करना है, दोनों साइड प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये जो डायरेक्ट टेंशन है, डायरेक्ट टेंशन जो कैलकुलेट होना है वो डायरेक्ट टेंशन अगर एक फेज़ में वॉल में जो रेनफोर्समेंट दिए जानी है वो सिर्फ एक फेज़ में दी जाती तब तो ठीक है, सिंपल जो मोमेंट के लिए, क्योंकि इसके लिए जो रेनफोर्समेंट जाएगा वो कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। जो मोमेंट जो कैलकुलेट हो रहे हैं इनर आउटर साइड के लिए वो भी कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो टोटल रेनफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल को प्लस कर दी गया। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए 2 मीटर हाइट पे जितना रेनफोर्समेंट चाहिए वो रेनफोर्समेंट आपको निकालना है। तो वो रेनफोर्समेंट अगर दो फेज़ में देंगे, मान लीजिए किसी एक जगह किसी एक क्रॉस सेक्शन पे 50 कुछ बार्स आया, टोटल रेनफोर्समेंट जो चाहिए वो कितना आया, एक सेक्शन पे जितना आया वो मान लीजिए सपोज 10 आया। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ हमें दोनों फेज़ में देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 5 देना होगा। हम 10 ना देकर 5 और 5 दे दें तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाफ रेनफोर्समेंट एक फेज़ में, हाफ रेनफोर्समेंट दूसरे फेज़ में। ठीक है, तो वही किया जाएगा आगे। हमने दोनों मोमेंट और डायरेक्ट टेंशन तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट टेंशन के लिए हमने AST कैलकुलेट किया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, कॉर्नर साइड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए कितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर होगा वो कैलकुलेट करते हैं। वो क्या हो जाएगा, M/σ/ST इंटू J इंटू D। ठीक है, तो M ये जो हम लेंगे वो कॉर्नर वाला ही लेंगे और ST की वैल्यू तो उससे देखेंगे, हम लोग टेबल से देखेंगे। J और D कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये एक सीधी बात है, ये क्या था, कॉर्नर साइड के लिए था, तो मतलब कॉर्नर के पास में रेनफोर्समेंट होगा। मिडिल में जो रेनफोर्समेंट आएगा इसका डबल कर दें, इसका स्पेसिंग डबल करके मिडिल में भी दे देंगे। लेकिन जो कॉर्नर पे आया है रेनफोर्समेंट वो किस फेज़ में दिया जाएगा, तो ये जो है वो इनर फेज़ में दिया जाता है क्योंकि नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल AST देखिए, ये जो AST आया है ये कितना आया, 382। और जो डायरेक्ट टेंशन के लिए जो रेनफोर्समेंट आया था मतलब कि 376। ठीक है, तो 376 का आधा इस पे ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि एक फेज़ कैलकुलेट हो रहा है ना, एक फेज़ में, दूसरे फेज़ में आधा। टोटल वैल्यू आ गई इतनी। AST मिनिमम के लिए चेक करेंगे इसको। AST मिनिमम जो होता है वो 35% ऑफ 0.35% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर और थिकनेस जो है टोटल थिकनेस 805। अब देखिए टोटल करने पर भी ये वैल्यू से कम है, यानी हमें क्या करना है, मिनिमम AST प्रोवाइड करना है। अब हमने डाया सेलेक्ट किया, 12 mm स्पेसिंग कैलकुलेट किया 1 मीटर के लिए, वैल्यू आ गई 140। अब आप चाहें तो सिंपली 140 mm के लिए रख सकते हैं या फिर 130 mm हमने यहाँ पर लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कम स्पेसिंग कर दी है तो कोई गलत बात नहीं है। ये जो रेनफोर्समेंट है ये हमें कहाँ देनी है, देखिए कॉर्नर पार्ट के लिए था मतलब, और ये इनर साइड के लिए, तो इनर फेज़ में देना है, कॉर्नर साइड में ये रहेगा। मिडिल साइड में क्या रहेगा, 260 कर दिया गया होगा। मिडिल साइड में जो है स्पेसिंग को डबल कर दिया होगा। अब जरा स्पेसिंग हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। 12 mm डाया, 130 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए
ये आपको दिख रहा होगा, ये 12 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए कॉर्नर साइड में है, मिडिल साइड में क्या है, मिडिल साइड में यही स्पेसिंग जो है वो डबल कर दी गई है। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि ये हमने इनर फेज़ के लिए दिया है, इनर फेज़ में हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब यही चीज़ जब आप ये ऐसे वर्टिकल उसमें देखेंगे तो ये देखिए, ये डॉटेड पार्ट जो दिख रहा है ना, वो है ये कॉर्नर साइड का है, इसलिए ये 12 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर दिख रहा है। डॉटेड जितना है वो दिख रहा है आपको जो। ठीक है, अब वही चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे मिडिल साइड में, तो इनर साइड में जो डॉटेड चीज़ें दिख रही हैं वही क्या है, 12 mm डाया 260 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि अब हमें आउटर फेज के लिए निकालना है। ठीक है, ये देखिए ये है फेज के लिए हमें निकालना है, मतलब हमें सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट आया था, कैलकुलेट हुआ था, उसके लिए हमें रेनफोर्समेंट चाहिए। तो हमने रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला लगाया और हमने रेनफोर्समेंट निकाला, जो सेंटर का जो मोमेंट था उसके लिए वैल्यू आ गई इतनी। अब अगेन वही बात है कि ये वाला रेनफोर्समेंट तो पूरा लिया जाएगा, टी के लिए जो रेनफोर्समेंट चाहिए उसको डिवाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू मैंने प्लस करके नहीं लिखी है, क्योंकि ओके मैं आपको इसको प्लस करके बता देती हूँ कि वैल्यू कितनी आएगी। 286.79 प्लस 376.92 डिवाइड बाई 2, वैल्यू आई कितना, 475.25। ठीक है, mm स्क्वायर। अब देखिए एस टी कैलकुलेट किया, मिनिमम एस टी जो है वो 805 है। चूँकि ये वैल्यू ज़्यादा आ जा रही है, इसलिए हमें क्या करना है, मिनिमम एस टी ही प्रोवाइड करना है। हमने अगेन 12 mm डाया सिलेक्ट किया और स्पेसिंग आया कितना, 140 mm। हम फिर से 130 mm ही स्पेसिंग देंगे। अब देखिए ये जो आया, ये वैल्यू क्या थी, ये मिडिल पोर्शन के लिए ये पूरी वैल्यू रहेगी। और जब हम लोग कॉर्नर की साइड जाएंगे तो यही वैल्यू क्या की जाती है, डबल कर दी जाएगी, स्पेसिंग की यही वैल्यू डबल कर दी जाएगी। ठीक है, रीज़न यही है कि ये तो मिडिल के लिए स्पेसिंग, मिडिल के लिए रेनफोर्समेंट था। एक्चुअली में तो कॉर्नर्स में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ये जो रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है ये आउटर फेज में दिया जाएगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए है, तो आउटर फेज में दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये हमने कहाँ दिया है, 12 mm डाया 130 mm आउटर फेज में देना है और सेंटर पे देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको दिख रहा है ग्रीन से जो वैल्यू दिख रही हैं, ये 12 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगा, कॉर्नर पे इसी चीज़ को डबल कर दिया गया है। 12 mm डाया, ये जो ग्रीन से दिख रहा है ना, ऐसे जो ये बार दिख रही है यही है इसका, कॉर्नर पे देखिए 12 mm डाया 260 mm सेंटर टू सेंटर। इसी चीज़ को अगर हम क्या वर्टिकल में देखेंगे तो यही चीज़ हमें अब डॉटेड फॉर्म में दिखेगी, आउटर साइड में डॉटेड फॉर्म में दिखेगी। देखिए ग्रीन से मेंशन है 12 mm डाया 260 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो है ये कॉर्नर साइड का है, मिडिल साइड में ये वैल्यू 130 होगी। ये देखिए 12 mm डाया 130 mm, ये आपको डॉटेड दिख रहा है ना, डॉटेड जितना ग्रीन डॉटेड दिख रहा है ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल इनर एंड आउटर दोनों फोर्स में दे दिया, उसको डायग्राम ड्रॉ भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कैंटिलीवर इफ़ेक्ट आ रहा है बॉटम के स्मॉल h हाइट पर, उस हाइट के लिए भी रेनफोर्समेंट हमें देनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो रेनफोर्समेंट आएगा वो कैसे होगा, उसके लिए पहले हमें बेस पर बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, गामा इंटू टोटल हाइट हो जाएगा, इंटू स्मॉल h बाई 3। वैल्यू कितनी आ गई, 4.9 किलो न्यूटन मीटर।
इसके लिए एस टी कितना चाहिए, तो m डिवाइड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, वैल्यू कितना आ गया हमारा 230। अब ये 230 को फिर से हमें चेक करना पड़ेगा एस टी के लिए, तो अभी एस टी हमने निकाला था, एस टी कितना आया था 805 mm² आया था और वो ज़्यादा था, तो हम लोग फिर से एस टी प्रोवाइड करेंगे। फिर से हमने डाया सिलेक्ट किया और फिर से हमने स्पेसिंग जो लिया 140 पॉइंट आया, तो यहाँ पर हम 140 देना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी 130 देना चाहे तो आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल बार्स के फॉर्म में रहेगा जो है अब देखिए एक चीज़ और, अब वर्टिकल बार के फॉर्म में जो रहेगा, अगर ज़रूरत नहीं होती दोनों फेज़ में देने की, चूँकि हमने हॉरिजॉन्टल बार दोनों फेज़ में प्रोवाइड की हैं, तो एक फेज़ में अगर ही हमें वर्टिकल बार देना होता तो हम तो सीधे हमें 12 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर दे देते, लेकिन चूंकि हमें दोनों फेजेस में रेनफोर्समेंट देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पेसिंग को डबल करना पड़ेगा। अब जब हमने इसकी स्पेसिंग को डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, अभी आप देखो तो 280 mm आना चाहिए, ठीक है, 280 mm सेंटर टू सेंटर आना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपने 280 mm सेंटर टू सेंटर दे दिया तो 280 यानी वो किससे ज़्यादा हो गया, थिकनेस से ज़्यादा हो गया, 260 mm से ज़्यादा हो गया। अगर ये रेनफोर्समेंट, अगर इसी रेनफोर्समेंट की बात कहाँ पे हो रही होती, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में हो रही होती, मतलब पूरी लेंथ, अगर स्मॉल हाइट जो पूरी हाइट जो है वो कैपिटल एच है, तो अगर इसी कैपिटल एच के ऊपरी पार्ट की बात हो रही होती तो आप ये रेनफोर्समेंट दे सकते थे, मतलब 280 mm जो देना चाह रहे थे वो आप दे सकते थे। लेकिन नीचे वाले पार्ट में इस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है और इतनी स्पेसिंग अगर दे देंगे तो कैंटिलीवर जो इफेक्ट है वो उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसी के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू, कम से कम नीचे पार्ट में स्मॉल हैश हाइट तक तो आपको ये देना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम नीचे वाले हाइट के लिए वो जो टोटल डेप्थ से ज़्यादा है और 300 mm से कम है, ये दोनों क्राइटेरिया तो फॉलो होने ही चाहिए। तो जब बात आती है कि टोटल डेप्थ की, टोटल लेंथ हमारे इसमें कितना है, शायद हमने 230 या 260 लिया हुआ है, रुकिए देख के हैं, 230 है, टोटल जो हाइट है वो 230 mm लिया हुआ है हमने। तो सीधी बात है किसी भी हालत में 230 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 280 mm आ रहा है, तो इसलिए हमें 230 से थोड़ा कम यानी 220 mm हमने ले लिया है। यही रीज़न है कि देखिए हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 12 mm डाया और 220 mm सेंटर टू सेंटर दोनों फेजेज़ में हम लोग दे रहे हैं। अब ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, तो यानी जब हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो शॉर्ट जो छोटी वाली जो डायमेंशन होगी उसमें ये डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगा, 12 mm डाया 220 mm, ठीक है। अब देखिए डॉटेड फॉर्म, ये देखिए जो रेड कलर से जितना बार्स दिख रहा है ये देखिए 12 mm डाया एट द रेट 220 mm सेंटर, ये जो डॉटेड में रेड कलर दिख रहा है ये देखिए 12 mm डाया 220 mm सेंटर टू सेंटर। अभी यही चीज़ अगर आप वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे, दोनों फेजेस में दिया गया है, देखिए जब यही चीज़ आप वर्टिकल उसमें देखेंगे तो ये क्या होगी, ये वर्टिकल बार्स दिखाई देंगी रेड कलर से, तो देखिए दोनों फेजेस में दिखाई देंगी, ये जो है ये वर्टिकल बार और ये मेंशन है 12 mm डाया 220 mm सेंटर टू सेंटर, और इसी तरह यहाँ भी 12 mm डाया 220 mm सेंटर टू सेंटर वर्टिकल बार्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ इसमें डिज़ाइन कर लिया। शॉर्ट वॉल में हमने हॉरिजॉन्टल एनफोर्समेंट इनर एंड आउटर फेज के लिए बार्स भी दे दी, ठीक है। तो यानी हमें लॉन्ग बार और शॉर्ट वॉल हमने डिज़ाइन कर दिया। अब हमारा मतलब वर्टिकल बार जो वर्टिकल वॉल थी वो पूरी तरह डिज़ाइन हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बचता है वो क्या, डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब है। डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब क्या है कि बेस स्लैब की इसमें डिज़ाइन ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो केस है वो क्या है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है। जब रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है तो हमें मिनिमम थिकनेस विद मिनिमम रेनफोर्समेंट दे देना होता है। मिनिमम थिकनेस के लिए ध्यान रखना होता है 0.35%, बी का वैल्यू 1000 और डी का वैल्यू जो हमने टोटल थिकनेस 200 लिया है तो 200 डिवाइड बाई 2 यूज़ होगा, क्योंकि एक फेज़ में ही रेनफोर्समेंट हमें देना है, दूसरे फेज़ में नहीं देना होता है, तो 350। अब देखिए 8 mm डाया यूज़ करेंगे, 8 mm डाया यूज़ करने पर जो स्पेसिंग आ रही है वो 143.62 आ रही है, तो हम लोग स्पेसिंग दे रहे हैं 140, आप चाहें तो 130 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए इसमें तो दिखेगा नहीं क्योंकि बेस है, इसमें दिखेगा 8 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया 140 mm, 8 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर,
और 8 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर, और फिर बेस के लिए सीधे अलग से बनाया हुआ है हमने 8 mm डाया 140 mm, ये एक्स इधर भी और इधर पैरेलल टू लॉन्ग वॉल और पैरेलल टू शॉर्ट वॉल दोनों दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो देखिए जब हमने लॉन्ग वॉल शो किया है तो लॉन्ग वॉल में देखिए हमने इस डायरेक्शन में इसको ऊपर शो किया है। जब हम इसी चीज़ को शॉर्ट वॉल की साइड से देखेंगे तो हमें ऊपर वाला जो है वो राउंड दिखना, ऊपर वाला जो है वो डॉटेड में दिखना चाहिए और नीचे वाला जो है वो इसमें दिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बार दिखनी चाहिए। तो देखिए ये चीज़ भी हमने यहाँ पर शो की है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो था ये पूरा आपको आपने क्या सीखा, रेक्टेंगुलर का केस था, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड में ग्रेटर देन मतलब L/B रेशियो ग्रेटर देन 2 के लिए था, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा आप लोग इसका सुन लीजिए, पूरा जो स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, L/B रेशियो निकालना होता है। अगर L/B रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल जो लॉन्ग वॉल है वो पूरी तरह कैंटिलीवर इफेक्ट के लिए डिज़ाइन होती है, और इसके अलावा कैंटिलीवर डिज़ाइन के लिए उसमें वर्टिकल बार्स लगेंगी, और जो टेंशन होता है, डायरेक्ट टेंशन होता है जिसे हम लोग पहले हुक टेंशन भी बोलते थे, उसके लिए क्या होगा, अब डिज़ाइन होगा हॉरिजॉन्टल बार्स डिज़ाइन होंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें इनर एंड आउटर फेज के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट नहीं होती है, तो हम लोग एक ही सेंटर पे ही रेनफोर्समेंट देते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको हाफ ऑफ करके दोनों फेजेस में भी दे सकते हैं। अब इसके बाद जो है सेकेंड स्टेप होता है शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन। स्मॉल एच का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या होता है कैपिटल एच डिवाइड बाई 4 या फिर 1 मीटर, जो भी ज़्यादा हो वो वैल्यू यूज़ की जाती है। और इसके अलावा लॉन्ग वॉल हो गया। शॉर्ट वॉल के लिए देखिए, शॉर्ट वॉल के लिए हमें पहले तो हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए हमें सेंटर पे और कॉर्नर्स पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस यूज़ होती है बी का वैल्यू, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यूज़ होती है। डेप्थ जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट कॉज ड्यू टू कैंटिलीवर इफेक्ट इन लॉन्ग वॉल, वो वैल्यू यहाँ पर यूज़ हो गई, ठीक है। तो कॉर्नर के लिए जो एस टी दी जाएगी और प्लस जो डायरेक्ट टेंशन के लिए एस टी होगी डिवाइड बाई 2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पर यूज़ होगा, इनर फेज में यूज़ होगा, ठीक है। और जो मिडिल पे जो एस टी यूज़ होगी और डायरेक्ट टेंशन का एस टी डिवाइड बाई 2, ये दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ पर यूज़ होगा, आउटर फेज में यूज़ होगा, ठीक। इस तरह हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल बार्स तो डाल दी, लेकिन वर्टिकल बार्स के लिए देखें तो स्मॉल एच हाइट जो होता है ये टोटल कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करेगा, इसकी वजह से वर्टिकल बार्स आएंगी। लेकिन ये वर्टिकल बार भी 2 फेजेस में देनी है, तो इसको डिवाइड बाई 2 एक फेज़ के लिए, ST/2 8 फेज़ के लिए, दोनों हमें दे देनी होती हैं। इस तरह हमारा शॉर्ट वॉल भी डिज़ाइन हो गया। बेस के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि बेस जो है वो 0.35% ऑफ मतलब मिनिमम ST और मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड कर देनी होती है, ठीक है। बस ध्यान रखना होता है, चूँकि 300 mm से कम रहेगा थिकनेस तो जो एरिया यूज़ होगा वो L/2 ही यूज़ होगा, ठीक। तो ये बहुत ही सरल सा केस था, ये हो चुका है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसमें हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।